हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 70 में 15 नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर, और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े ही लाभकारी हैं। आपको आसानी से सफलता नहीं मिल सकती है, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के जो है कुछ ही लोगों को बबूल के पेड़ के नीचे आम मिलता है, बाकी सारे लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 70 में पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या कश्मीर में? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, उस समय सम्राट अशोक का शासनकाल था जब तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और समय जो था 251 ईसा पूर्व था। यह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगति के, इनका नाम था गोगिलपुत्तिस। तो हमारा उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पटना के कई नाम हैं, जिसमें पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, पाटिल ग्राम है, पाटलिपुत्र है, पटना है, अजीमाबाद है। ये पटना के कई नाम हैं। तो हमारा उत्तर होगा पाटलिपुत्र। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, धनानंद के या सम्राट अशोक के? तो स्टूडेंट, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। हमारा उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के निर्देशन में सेल्यूकस निकेटर को हराया था पश्चिमोत्तर भारत में। उसके बाद उन्होंने मगध पर आक्रमण किया था, और मगध पर आक्रमण करके उन्होंने धनानंद को पराजित किया और मगध के राज्य पर अपना कब्जा जमाया। और कौटिल्य चूँकि उनके गुरु थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य को नियुक्त किया था। तो हमारा उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। बाद के वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया था। हमारा तीसरा सवाल है स्टूडेंट, भ्रूण को भोजन, जो मानव भ्रूण है या अन्य जीवों के जो भ्रूण हैं, जो माँ के गर्भ में होता है भ्रूण, उसको भोजन किससे प्राप्त होता है? माँ की धमनी से, या गर्भाशय के द्वारा, या गर्भनाल के द्वारा, या एम्नियोटिक सेक के द्वारा? तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि भ्रूण को, एम्ब्रियो को जो है भोजन माँ के गर्भनाल के द्वारा जो है मिलता है। हमारा उत्तर होगा गर्भनाल के द्वारा। गर्भनाल के द्वारा। हमारा उत्तर होगा गर्भनाल के द्वारा। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। स्टूडेंट, हम इसके ऊपर अब देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? अरुणा आसफ अली ने, जेबी कृपलानी ने, अशोक मेहता ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भारत में की थी।
हमारा उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस 1939। सुभाष चंद्र बोस कब की थी? 1939 ईस्वी में। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन किस मानव अंग के द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पेंक्रियास, अमाशय यानी स्टमक, पित्ताशय यानी बाइल। तो हम देखते हैं पित्ताशय, इसको बॉल ग्लैडर कहा जाता है, बाइल ग्लैडर या बॉल ग्लैडर कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल मानव रक्त में पाया जाता है। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जब बढ़ती है स्टूडेंट, तो इसके बढ़ने से मानव में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। धीरे धीरे आर्टरी में जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जिससे रक्त का प्रवाह रुकने लगता है, रक्त के प्रवाह में रुकावट आने लगती है, जिसके कारण मनुष्य में हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है और हृदय संबंधी रोग जो है उत्पन्न होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन मानव के लीवर के द्वारा किया जाता है। हमारा उत्तर होगा यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों आपस में मिलता है तो जैवमंडल का निर्माण होता है, यानी बायोस्फीयर का निर्माण होता है। जलमंडल, पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल उपस्थित है। इसका अधिकांश 96.5% भाग जो है महासागरों में अवस्थित है, महासागरों और सागरों में। तो उसको हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जिस धरती के जिस हिस्से पर हम निवास करते हैं वह कठोर है, उसको स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है। जबकि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों के आवरण को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती है। इसके मुख्य अवयव हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, धूलकण और जलवाष्प। तो हमारा उत्तर होगा वायुमंडल। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के विलय लवण की उपस्थिति के कारण, लोहे की उपस्थिति के कारण, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण या निलंबित अशुद्धियों के कारण। तो जैसा कि कठोर जल 2 प्रकार के होते हैं, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल का वह वैसा जल होता है जो साबुन के साथ झाग देता है। कठोर जल वैसा जल होता है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है। एक को अस्थायी कठोरता कहते हैं। अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, जिसे सरलता से गर्म किए जाने पर दूर हो जाती है। तो हमारा उत्तर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण की उपस्थिति के कारण। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, देखते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिवानी महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी या मोहन राकेश? तो आधे अधूरे एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसकी रचना मोहन राकेश के द्वारा की गई थी। हमारा उत्तर होगा मोहन राकेश, मोहन राकेश।
हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन है? ताइवान, दक्षिणी सूडान, स्वाजीलैंड या स्विट्जरलैंड? तो सूडान के एक हिस्से को डिवाइड हुआ है और वह दक्षिणी सूडान के नाम से पूर्वी तिमोर के बाद पूर्वी तिमोर संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां सदस्य था, 192वां, और दक्षिणी सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है, 193। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। हमारा प्रश्न संख्या 10 है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? बाबा फरीद की, निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इनमें से किसी की नहीं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि अजमेर में, अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे। सूफी संत वे होते हैं जो शांति का संदेश देते हैं। अजमेर में प्रत्येक वर्ष मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला लगता है। अब हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 11। इनमें से किस गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? उष्मांक यानी उष्मीय मान। ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन का, ब्यूटेन का, बायोगैस का या मीथेन का। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है, मतलब ऑप्शन 3 और 4 जो है मीथेन है और 2 जो है ब्यूटेन है। तो जैसा कि स्टूडेंट उष्मीय मान वह मान होता है जिसमें किसी ईंधन को जलाने पर, उसके 1 ग्राम मात्रा को जलाने पर कितने जूल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम मात्रा को जलाने पर स्टूडेंट 150 किलो जूल उष्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार संसार में सबसे अधिक, वर्तमान समय में पृथ्वी पर सबसे अधिक उष्मांक वाला जो गैस है वह हाइड्रोजन है। हमारा उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उष्मीय मान 150 किलो जूल होता है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर हमें 150 किलो जूल उष्मा मिलती है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। वैसी वस्तु जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, वह वस्तु किस रंग की होगी? चाहे किस रंग का होगा, नीला होगा, श्वेत होगा, काला होगा या भूरा होगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि काली सतहें यानी काली वस्तुएं प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो वह वस्तु जो होगा काले रंग का होगा। रंग कैसा होगा? काला। प्रश्न संख्या 13। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का क्या नाम है? डायट, नेसेट, कांग्रेस, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो डायट जो है जापान की संसद का नाम है, नेसेट इजराइल की संसद का नाम है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है यह यूके की संसद का नाम है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का, और कांग्रेस जो है यूएसए के संसद का नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 14 क्या है? प्रश्न संख्या 14 क्या है उसको देखते हैं। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है। राम 720 रुपया की आमदनी पर 65% भाग खर्च करता है तो बचत कितना करता है? तो 100 रुपया में 65 रुपया खर्च कर देता है तो उसका बचत जो हुआ वह 35 रुपया हुआ। तो 720 रुपया में उसका बचत क्या होगा? 360 रुपया, 252 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो बचत बराबर हो जाएगा बराबर 100 माइनस 65 बराबर 35।
₹35 100 पर, यानी 35% की बचत होती है। तो बराबर हो जाएगा, आमदनी कितनी है 720, तो 720 गुने 35/100, यही हमारा बचत होगा। काटते हैं इसको, 10 को 2 पचे 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 2 से 36 दूनी 72, 36 सते 252 रुपया, यानी बचत कितना होगा, हमारा आंसर होगा 252 रुपया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब हमारा प्रश्न संख्या 15 है, चंपू क्या है। चंपू पुराना कन्नड़ गद्य है, संस्कृत का छंद है, इतिहास की एक कहानी है, या गद्य एवं पद्य की मिली जुली पद्धति है। तो गद्य एवं पद्य की मिली जुली पद्धति को चंपू कहा जाता है। चंपू गद्य एवं पद्य के मिली जुली पद्धति को चंपू कहते हैं। स्टूडेंट, हमारा अंतिम प्रश्न है, यह गणित से संबंधित प्रश्न है। किसी वस्तु को 40 रुपया में बेचने पर 40% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 80 रुपया में बेच दिया जाए तो क्या होगा, 20% का लाभ या 20% की हानि, 10% का लाभ या 10% की हानि। तो स्टूडेंट मानते हैं, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। इसका आंसर यहाँ हम लिखेंगे, सॉल्यूशन माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो क्या हो जाएगा, इसलिए विक्रय मूल्य दिया गया है 40 रुपया, तो x इंटू 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 40 रुपया। तो क्या हो जाएगा, 60 बटे 100, x बराबर 40, 0 से 0 गैप, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3x बराबर 4 पचे 20, 200, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 200/3। अब क्रय मूल्य है 200/3 रुपया, विक्रय मूल्य क्या है 80 रुपया। तो लाभ प्रतिशत, चूंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, नहीं, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, सॉरी, विक्रय 180, तो लाभ 80, विक्रय मूल्य घटाओ, विक्रय मूल्य हमारा 80 रुपया है, 200 क्रय मूल्य है 200/3, 3 8 24, 240 माइनस 200/3 बराबर 40/3 और रुपया का लाभ था, इसलिए लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100, 100 गुने क्रय मूल्य, तो 200 गुने क्रय मूल्य 3 और गुने 100 गुने 100,
40 गुने 3 गुने 100, 4 पचे 20, 3 से 3 खत्म, 20 पचे 100 बराबर 20%। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।